Good morning, dear students. Today we will start theme third, an empire across three continents. In this chapter, we will discuss about Roman Empire. Roman Empire, which has been extended in three continents: Asia, Europe, and Africa. We will discuss about that empire from its beginning to its declination, यानी इसकी शुरुआत से लेकर इसके अंत तक जो है हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे रोमन एम्पायर के बारे में. So let's start. The Roman Empire covered a vast stretch of territory that included most of Europe, as we know today, and a large part of the Fertile Crescent in North Africa. देखिए जो रोमन एम्पायर है इसकी जो टेरिटरीज है इसके अंदर प्रेजेंट डे का जो यूरोप है उसका मोस्ट पार्ट मीन्स इफ वी लोकेट ऑन द मैप ऑफ यूरोप यू कैन सी ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जर्मनी एंड द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ दीज. इनकी जो नेबरिंग कंट्रीज है ये सारी किसका पार्ट है? हमारे रोमन एम्पायर का. ऑल्सो द फर्टाइल क्रिसेंट, अ लार्ज पार्ट ऑफ द फर्टाइल क्रिसेंट. फर्टाइल क्रिसेंट कहाँ पे? देखिए ये एशिया जो कॉन्टिनेंट है हमारा, उस एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर जो है ये फर्टाइल क्रिसेंट ये लाई करता है हमारा. इसके बारे में और साथ में नॉर्थ अफ्रीका में उसके बारे में देखेंगे. इन दिस चैप्टर वी शैल लुक एट द वे दिस एम्पायर वाज ऑर्गेनाइज्ड. इस चैप्टर में हम देखिए क्या बात करेंगे, हाउ डज दिस एम्पायर वाज ऑर्गेनाइज्ड, द पॉलिटिकल फोर्सेस दैट शेप्ड इट्स डेस्टिनी एंड द सोशल ग्रुप into which people were divided. एम्पायर जो है वो कैसे ऑर्गेनाइज होता है, पॉलिटिकल फोर्सेस कौन कौन सी है यानी मिलिट्री, एम्पायर, सीनेट्स, इन सब के बारे में बात करेंगे. ऑल्सो द सोशल ग्रुप जिसके अंदर लोग जो हैं वो डिवाइडेड थे. यू विल सी दैट द एम्पायर इज द वेल्थ ऑफ लोकल कल्चर एंड लैंग्वेज. जो एम्पायर है इसके अंदर जो लोकल वेल्थ ऑफ कल्चर है इसके भी जो हम डिस्कस करेंगे. अब दैट वुमेन हैड अ स्ट्रॉन्ग लेयर पोजीशन दैट इन मेनी कंट्रीज टुडे. आज भी जितनी कई सारी कंट्रीज में वुमेन की जो पोजीशन नहीं है, लेयर पोजीशन नहीं है, उससे भी बेटर लेयर पोजीशन जो है वो इसके अंदर भी, उसके बारे में हम बात करेंगे. ऑल्सो प्रॉस्पेरिटी, अर्बन एंड रिलीजियस ट्रेडिशन, इन सभी टॉपिक्स में हम बात करेंगे. तो ये देखिए पहला टॉपिक जो है हम ले रहे हैं इसमें, और सबसे पहला जहाँ से सीधा क्वेश्चन बनता है दैट व्हाट आर द सोर्सेज और इन हाउ मेनी कैटेगरीज वी कैन ब्रॉडली डिवाइड द सोर्सेज ऑफ रोमन हिस्ट्री. जो रोमन हिस्ट्री है उसके बारे में, उसको रिकंस्ट्रक्ट करने के जो सोर्सेज है उनको हम ब्रॉडली कितनी कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, कितने ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं. तो इट इज थ्री ग्रुप्स. वी कैन डिवाइड द रोमन कलेक्शन ऑफ सोर्सेज इन थ्री ग्रुप्स. फर्स्ट वन इज टेक्स्ट, सेकंड वन इज डॉक्यूमेंट्स एंड थर्ड वन इज मटेरियल एविडेंस. ओके, टेक्सुअल सोर्सेज इंक्लूड हिस्ट्रीज ऑफ द पीरियड रिटन बाय कंटेम्पररीज. Those were usually called annals because the narrative was constructed on a year by year basis. देखिए जो टेक्सुअल सोर्सेज इसके अंदर क्या चीज़ शामिल है? पहली चीज़ शामिल है कि हिस्ट्रीज ऑफ द पीरियड, इस पर्टिकुलर पीरियड की हिस्ट्री जो इस वक्त के ही कंटेम्प्रेरी जो राइटर्स थे उन्होंने लिखी थी, जिनको एनाल्स कहते थे, क्योंकि ये ईयर बाय ईयर जो है लिखा हुआ नैरेटिव था उनके द्वारा. उसके बाद में हिस्ट्री के अलावा देखिए कंटेम्प्रेरी हिस्टोरियंस की बुक के अलावा लेटर्स हैं, स्पीचेस, सर्मन्स, लूज एंड सो. ये चीज़ें जो है इसमें शामिल है हमारे देखिए टेक्सुअल सोर्सेज. देन आती है हमारे पास में देखिए डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज. डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज इंक्लूड मेनली इंस्क्रिप्शन एंड पैब्रिक. डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज में देखिए क्या चीज़ शामिल है हमारा? इंस्क्रिप्शन एंड पैब्रिक. इंस्क्रिप्शन जो है ये देखिए आप पैपरस बोल दे सकते हैं. पैपरस जो है ये एक रीड लाइक प्लांट होता है जिससे जो है ये बनाया जाता है, और लाइक प्रेजेंट डे पेपर, प्रेजेंट डे का जो पेपर है उसी तरीके का होता है, लेकिन एक प्लांट होता है पैपरस, उससे ही बनता है. और इंस्क्रिप्शन पर यूजली कट ऑन स्टोन टू अ लार्ज नंबर. अगर इंस्क्रिप्शन जो है ये देखिए स्टोन पर लिखे जाते हैं, किसी भी हार्ड सरफेस में जो है इसको लिखते थे, और इसी वजह से काफ़ी लार्ज नंबर में हमारे पास में प्रेजेंट टाइम में अवेलेबल भी हैं. और लिखने का जो लैंग्वेज था, देखिए लैंग्वेज कौन सी थी? द लैंग्वेज इन विच इंस्क्रिप्शंस ऑफ रोमन पीरियड वॉज रिटन आर ग्रीक एंड लैटिन. मीन्स इन रोमन एम्पायर there are two major languages which are running, which are Greek and Latin. Greek और Latin जो लैंग्वेज है उसके अंदर इनके यहाँ पे इंस्क्रिप्शन जो है वो लिखी हुई थी, यानी ये दोनों जो है एक तरीके से लैंग्वेज थी इस पर्टिकुलर पीरियड. द papyrus was the reed-like plant that grew along the bank of the Nile in Egypt and was processed to produce a writing material that was very widely used in everyday life. वहीं देखिए पेपरस जो है ये एक रीड लाइक प्लांट था जो नाइल जो रिवर है उसके किनारे पे इजिप्ट में ग्रो करता था. वहाँ से इसको जो है प्रोसेस करके एक राइटिंग मटेरियल के रूप में जो है यूज़ करते थे. Thousands of contracts, accounts, letters and official documents survive on papyrus and have been published by scholars who are called papyrologists. इस तरीके के जो है पेपरस के ऊपर लिखे हुए बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स, अकाउंट्स जो रोमन पीरियड में लिखे गए थे ये सर्वाइव कर गए, और ये जो है इनको प्रेजेंट डे में पब्लिश भी करते हैं स्कॉलर्स.
थर्ड जो हमारा आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस है वो है मटेरियल रिमेन्स. मटेरियल रिमेन्स इंक्लूड अ वेरी वाइड assortment of items that mainly archaeologists discovered, for example through excavation and field survey. देखिए तो मटेरियल रिमेन्स इनको एक्सकवेशन और फील्ड सर्वे के थ्रू आर्कियोलॉजिस्ट जो है उन्होंने एक्सकवेट किया, जैसे बिल्डिंग्स, मॉन्यूमेंट्स, स्ट्रक्चर, पोट्री, कॉइन्स, मोज़ेक्स, एंटायर लैंडस्केप, ये सारी चीज़ें. देन देखिए हम बात करें द पावरफुल एम्पायर्स रूल्ड ओवर मोस्ट ऑफ द यूरोप, नॉर्थ अफ्रीका एंड द मिडिल ईस्ट इन द पीरियड बैटविन द बर्थ ऑफ क्राइस्ट एंड द अर्ली पार्ट ऑफ द 7th century. देखिए ये जो दो पावरफुल एम्पायर्स की हम बात करेंगे यहाँ पे, टू पावरफुल एम्पायर्स जिन्होंने रूल किया है मोस्ट ऑफ यूरोप, नॉर्थ अफ्रीका और मिडिल ईस्ट पे, किस पीरियड में, जो क्रिस्ट का बर्थ है उस पीरियड से लेके 7th century तक, या फिर हम कहें डाउन टू द 630s. देखिए 630s वर्ड क्यों यूज़ हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि 630s के अंदर या 610 के बाद का पीरियड हम जो इसके नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे, सेंट्रल इस्लामिक लैंड्स या सेंट्रल इस्लामिक स्टेट, उसमें हम डिस्कस करेंगे कि इस्लाम जो है उसकी शुरुआत होती है 630s में. इस्लाम की शुरुआत होने के बाद में जो है इस्लाम की शुरुआत होने के बाद में जो ये रोमन एम्पायर है या जो सासेनियंस एम्पायर थे जो कंटेम्परेरी थे, ये फॉलो अप हो जाते हैं, डिक्लाइन हो जाते हैं उस इस्लाम के सामने. तो इसलिए हम 630s तक का पीरियड जो है इसका मानते हैं. द टू एम्पायर्स वर दोज ऑफ रोम एंड ईरान. तो देखिए कौन से दो पावरफुल एम्पायर थे जिन्होंने क्रिस्ट के बर्थ से लेके 7th century के अर्ली पीरियड तक रूल किया था, वो थे हमारे रोम एंड ईरानियन एम्पायर. द रोमन्स एंड ईरानियंस वर राइवल एंड फूट अगेंस्ट ईच अदर फॉर मच ऑफ द हिस्ट्री. जो रोमन्स और ईरानियंस थे एक दूसरे के राइवल्स थे, क्योंकि दोनों की बाउंड्रीज जो बॉर्डर्स हैं वो एडजॉइन कर रही थी, साथ में जुड़ती हुई थी, क्योंकि नेबर किंगडम्स हैं, नेबर एम्पायर से तो आपस में वॉरफेयर में जो है ये कंटिन्यूसली रहे. Their empires lie next to each other, separated only by a narrow strip of land that ran along the river Euphrates. देखिए अभी हमने जो है यूफ्रेट और टिग्रिस इनके बारे में पढ़ा है, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन डेवलप होता है. तो जो रिवर थी यूफ्रेट रिवर, ये एक बाउंड्री के रूप में वर्क करता था, सेपरेट करता था रोमन एम्पायर और सासेनियन एम्पायर को. If you look at the map, you will see that the continent of Europe and Africa are separated by a sea that stretches all the way from Spain in the west to Syria in the east. तो क्या आप एक सी देख पा रहे होंगे जो है हमारा कॉन्टिनेंट यूरोप और अफ्रीका को अलग कर रहा है. यूरोप और अफ्रीका को जो है कौन सा कॉन्टिनेंट है, कौन सा जो है सी को अलग कर रहा है, यूरोप अफ्रीका इनको अलग करने वाला जो ये ओशियन है, जो कहाँ से, स्पेन से सीरिया तक, स्पेन से सीरिया तक स्ट्रेच है, ये है हमारा मेडिटेरियन सी. और ये था हार्ट रोम एम्पायर का या रोम एम्पायर या रोमन एम्पायर का. रोम डोमिनेटेड द मेडिटेरियन इन ऑल रीजन्स अराउंड दैट सी इन बोथ डायरेक्शन. जो रोमन है उन्होंने नॉर्थ और साउथ दोनों डायरेक्शन में इसके जो अधिकतर जो एरियाज थे मेडिटेरियन सी के उनको जो है डोमिनेट किया था, रूल किया था. टू द नॉर्थ द बाउंड्रीज ऑफ द एम्पायर वर फॉर्म बाई टू ग्रेट रिवर द राइन एंड द डैन्यूब. और देखिए नॉर्थ में बाउंड्रीज कहाँ से बन रही थी, नॉर्थ में इनकी बाउंड्रीज बन रही थी रिवर राइन एंड डैन्यूब रिवर की मदद से. जो राइन रिवर है ये इस तरफ जाके यहाँ वाटर डिस्चार्ज कर दिए राइन रिवर, ये तो बाउंड्री राइन रिवर यहाँ बना रही है. और उसके बाद में यहाँ से ओरिजिनेट होती है हमारी डैन्यूब रिवर जो कि अपना वाटर डिस्चार्ज कर रही है ब्लैक सी में. ये देखिए ये है पूरा बाउंड्री डैन्यूब रिवर और ये है राइन रिवर, ये बनाती है इसकी नॉर्थ में बाउंड्री. आगे बात करें to the south by the huge extent of the desert called the Sahara, the vast stretch of territory was the Roman Empire. ये vast stretch है किसका था, रोमन एम्पायर का था. ईरान कंट्रोल द होल एरिया साउथ ऑफ द कैस्पियन सी. जो साउथ ऑफ द कैस्पियन सी का एरिया था, यानी अरेबिया, ईस्टर्न अरेबिया, अफगानिस्तान, ये वाले जो सारे पावर्स थे ये किसके कब्जे में थे, ये ईरानियंस के कब्जे में थे. द टू सुपर पावर्स हैड डिवाइडेड अप मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड दैट द चाइनीज कोड ताइची. देखिए ये जो दोनों एम्पायर थे, रोमन एम्पायर और सासेनियन एम्पायर या ईरानियन एम्पायर, इन्होंने उस वक्त का बहुत बड़ा एरिया जो है वर्ल्ड का अपने हिस्से में ले रखा था. इसलिए चाइनीज जो है वो इनको लिए क्या वर्ड यूज़ करते थे, ताइची, ग्रेटर चीन वर्ड जो है वो इनके लिए यूज़ करते थे. शुरू करते हैं. देखिए द अर्ली एम्पायर हमारा फर्स्ट टॉपिक. द रोमन एम्पायर कैन ब्रॉडली बी डिवाइडेड इनटू टू फेज. रोमन एम्पायर जो है ये दो फेज में डिवाइड कर सकते हैं. वी कैन डिवाइड रोमन फेज इनटू हाउ मेनी फेजेस, टू फेजेस.
First phase was early Roman Empire and second phase was late Roman Empire. The period from the start of history from the 3rd century, देखिए शुरुआत से लेके 3rd century तक का जो पीरियड रोमन पीरियड उसको तो हम डालते हैं अर्ली रोमन एम्पायर में। 3rd century से लेके इसके डिक्लिनेशन तक का जो पीरियड है वो आता है लेट रोमन एम्पायर में। The Roman Empire can broadly be divided into two phases, early and late, divided by the 3rd century as a sort of historical watershed between them. जो watershed historical watershed के रूप में जो है काम करता है 3rd century जिसने इसको डिवाइड किया हुआ। In other words, the whole period down to the main part of the 3rd century can be called the early empire, and जो पूरा पीरियड है 3rd century तक का उसको हम डालते हैं early empire, and the period after that the late empire। उसके बाद का पीरियड इसमें शामिल है हमारा late empire में। Major difference between the two superpower and their respective empire was that Roman Empire was culturally much more diverse than that of the Iran। देखिए मेजर जो डिफरेंस हम बात करें, अब देखिए हम यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस देखेंगे ऑन विच द रोमन एम्पायर और ईरानियन एम्पायर में क्या डिफरेंस था। तो देखिए पहला डिफरेंस आता है द रोमन एम्पायर वॉज कल्चरली मच मोर डाइवर्स देन दैट ऑफ ईरान। जो ईरान है उस ईरान के मुकाबले बहुत ज़्यादा डाइवर्स था हमारा रोमन एम्पायर। The Parthians and later the Sassanians, the dynasties that ruled Iran in this period, ruled over a population that was largely Irani। देखिए जो पार्थियन और उसके बाद में सासिनियन जिन्होंने ईरान में रूल किया, ये दो डायनेस्टीज़ हैं जिन्होंने ईरान के अंदर रूल किया था। इन दो डायनेस्टीज़ ने मेजर जिस एरिया पे रूल किया था उसके अंदर जो ज़्यादा जो अमाउंट था पॉपुलेशन का वो ईरानियन ओरिजिन के ही लोग थे। भाई द रोमन एम्पायर बाई कॉन्ट्रास्ट वॉज द मोज़ेक ऑफ टेरिटरीज एंड कल्चर। भाई रोमन एम्पायर की बात करें तो रोमन एम्पायर के अंदर जो है मोज़ेक था कल्चर्स का, टेरिटरीज का। आप देखिए एम्पायर देखिए रोमन एम्पायर की जो बाउंड्रीज हैं वो देखेंगे तो आप नॉर्थ में डैन्यूब राइन रिवर, साउथ के अंदर जो है डेजर्ट ऑफ सहारा, ईस्ट के अंदर फर्टाइल क्रेसेंट, डिफरेंट यानी इतना बड़ा एरिया जो है ये इनकी कंट्रोल है। दिस एरिया इज सो लार्ज, तो इसके अंदर बहुत सारी टेरिटरीज जो हैं वो शामिल थी और इतनी सारी टेरिटरीज की शामिल होने की वजह से यहाँ पे एक कॉमन सिस्टम गवर्नमेंट के साथ लाने की वजह से मैनी लैंग्वेजेस वर स्पोकन इन द एम्पायर और तो इसकी वजह से यहाँ पे बहुत डाइवर्सिटी जो है हमारे को देखने को मिलती है रोमन एम्पायर में। लेटर हम बात करें इसी में ही देखिए मैनी लैंग्वेज वर स्पोकन इन द एम्पायर बट फॉर द पर्पजेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लैटिन एंड ग्रीक वर द मोस्ट वाइडली यूज इंडीड द ओनली लैंग्वेज। देखिए लैंग्वेज या एडमिनिस्ट्रेशन लैंग्वेज या फिर ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है रोमन एम्पायर की, तो लैटिन एंड ग्रीक। लैटिन एंड ग्रीक जो है ये ऑफिशियल लैंग्वेज थी रोमन एम्पायर की जो मोस्ट वाइडली यूज होती थी। द अपर क्लास ऑफ द ईस्ट स्पोक एंड रॉट इन ग्रीक, दोज ऑफ द वेस्ट इन लैटिन। देखिए जो अपर क्लासेस थी जो ईस्ट में, ईस्ट यानी जो फर्टाइल क्रिसेंट या फिर जो एशिया के साइड वाला हिस्सा है, यहाँ की जो अपर क्लासेस थी वो तो ग्रीक लैंग्वेज बोलती थी क्योंकि अर्लियर में यहाँ पे ग्रीक एम्पायर जो है वो सिचुएटेड था। उधर ही जो वेस्ट की तरफ के जो लोग थे स्पेन की साइड के लोग वो लोग लैटिन लैंग्वेज जो है बोलते थे। एंड द बाउंड्री बिटवीन दीज बोथ लैंग्वेजेस एरियाज रेन समवेयर अक्रॉस द मिडिल ऑफ द मेडिटेरेनियन बिटवीन द अफ्रीकन प्रोविंसेस ऑफ ट्रिपोलिटानिया व्हिच वाज लैटिन स्पीकिंग एंड फ्रेंसिया ग्रीक स्पीकिंग। इनका बीच में देखिए बाउंड्री कहाँ पे थी या मिडिल कहाँ पे था कि जहाँ तक ये ईस्ट और वेस्ट में आपस में आके मिलती थी। तो अफ्रीकन प्रोविंसेस था ट्रिपोलिटानिया जहाँ पे लैटिन बोली जाती थी और सिंकिया जो है वहाँ पे ग्रीक जो है वो बोलने वाले लोग हैं। All those who live in the empire were subject of a single ruler, the emperor, regardless of where they live and what language they spoke। देखिए सारे जो लोग हैं वो एक सिंगल रूलर के अंडर में आते थे, सिंगल एम्पायर के अंडर में आते थे, चाहे वो किसी भी एरिया में कोई भी लैंग्वेज बोले वो रोमन एम्पायर का पार्ट माने जाते थे। The regime established by Augustus, the first emperor in 27 was called the Principate। देखिए जो regime यानी जिसकी शुरुआत की थी ऑगस्टस ने, इसको क्या कहा गया, प्रिंसिपेट। याद रखिएगा who has established द प्रिंसिपेट। प्रिंसिपेट की शुरुआत किसने कही या किसने करी है, तो वो है ऑगस्टस जो कि 27 BC में रूलर बनता है, फर्स्ट एम्परर बनता है, पहला एम्परर बनता है। उससे पहले जो रोम है इसकी शुरुआत एक मोनार्की के रूप में होती है, एक छोटे से गांव में रोम जो है एक छोटा सा टाइबर रिवर के किनारे छोटे से गांव के रूप में शुरुआत होती है। उसके बाद में धीरे धीरे एक्सपेंड करते हुए एक एम्पायर, एक रिपब्लिक में कन्वर्ट होता है। सॉरी, पहले मोनार्की, उसके बाद में रिपब्लिक और फिर एक एम्पायर में। तो फर्स्ट एम्पायर कौन है हमारा, ऑगस्टस। ऑल्सो ऑगस्टस वॉज द सोल रूलर एंड द ओनली रियल सोर्स ऑफ अथॉरिटी। द फिक्शन वॉज केप्ट अलाइव दैट ही वॉज एक्चुअली ओनली द लीडिंग सिटीजन। देखिए ऑगस्टस जो ये अकेला रूलर था
और फाइनल जो है सोर्स था अथॉरिटी का, यानी कोई भी इससे ऊपर नहीं था। फिर भी कई सारे जो बुक्स है उसके अंदर उसने अपने लिए क्या वर्ड यूज़ किया है, लीडिंग सिटीजन, प्रिंसेप इन लैटिन। लैटिन लैंग्वेज में इसका मतलब क्या होता है, प्रिंसेप यानी लीडिंग सिटीजन, अपने आप को सिटीजन जो है वर्ड उसने अपने लिए यूज़ किया, ना कि एम्परर, नॉट द एब्सोल्यूट रूलर। दिस वॉज डन आउट ऑफ रेस्पेक्ट फॉर द सीनेट, द बॉडी विच हैड कंट्रोल रोम अर्लियर इन द डेज व्हेन इट वाज अ रिपब्लिक। ऐसा इंस्टीट्यूट किया गया कि भाई जो एम्परर है उसने एम्परर का टाइटल लेने की बजाय एक लीडिंग सिटीजन का टाइटल लिया। रीज़न क्या था, ऐसा इसलिए किया गया ताकि जो सीनेट है उसकी रेस्पेक्ट की जाए, क्योंकि जो सीनेट है इसने पहले कई सारी सेंचुरीज तक जो रोम है उस रोम को जो है सर्व किया था एक पॉलिटिकल बॉडी के रूप में। द सीनेट हैड एग्जिस्टेड इन रोम फॉर सेंचुरीज एंड हैड बीन एंड रिमेन अ बॉडी प्रेजेंटिंग द एरिस्टोक्रेसी, दैट इज द वेल्दिएस्ट फैमिली ऑफ द रोमन एंड लेटर इटालियन डिसेंट मेनली लैंड। देखिए सीनेट में कौन लोग शामिल थे, सीनेट जो है ये रोम के अंदर काफ़ी लंबे सेंचुरीज तक था एक पॉलिटिकल बॉडी थी जो रिप्रेजेंट करती थी एरिस्टोक्रेसी को, जो अभिजातीय वर्ग यानी जो हायर लोग जो थे, हायर सोसाइटी के जो लोग थे, उनको ये जो है सिम्बलाइज करता था यहाँ पे। इसके अंदर वेल्दी लोग शामिल थे, इटालियन डिसेंट्स के लोग शामिल थे, यानी हायर बॉन्ड्स की अगर हम बात करें तो वो इस सीनेट का पार्ट थे। मोस्ट ऑफ द रोमन हिस्टोरियन दैट सर्वाइव इन ग्रीक एंड लैटिन वर रिटन बाय पीपल फ्रॉम अ सीनेटोरियल बैकग्राउंड। अधिकतर जो हिस्ट्री हम देखते हैं जो ग्रीक और लैटिन में लिखी हुई वो इन्हीं सीनेटोरियल बैकग्राउंड के लोग हैं, जो अपर क्लास के लोग हैं, इनके द्वारा लिखी। फ्रॉम दिस इट इज क्लियर दैट एम्पायर वर जज्ड बाय हाउ दे बिहेव टुवर्ड द सीनेट। इसलिए ये क्लियर था कि जो एम्पायर है उसका जो है जज किया जाता था उसको किस बेसिस में कि वो सीनेट की तरफ कैसे बिहेव करता है। द वर्स्ट एम्पायर वर दोज हू वर होस्टाइल टू द सीनेटोरियल क्लास बिहेविंग विद सस्पिशन और ब्रूटलिटी एंड वायलेंस। सबसे खराब एम्पायर किसको माना जाता था, उसको जो सीनेट के साथ में खराब व्यवहार करता था। मैनी सेनेटर्स yearn to go back to days of the republic but most must have realized that this was impossible। क्योंकि देखिए जो एम्परर है ये कई बार एब्सोल्यूट पावर बन चुके होते थे, तो कई बार जो है कई ऐसे हार्श डिसीजन भी लेते थे। इसकी वजह से कई सारे सीनेटर जो है उनका मानना था कि भाई रोम जो है वो दोबारा एक रिपब्लिक की तरफ चला जाए, बट दैट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज रोमन जो है अब वो एक एम्पायर के रूप में, एक एम्परर के रूप में स्टैब्लिश हुआ। नेक्स्ट इज द एम्पायर एंड द सीनेट, द अदर की इंस्टीट्यूशन ऑफ द इम्पोर्टेंट रूल फॉर द आर्मी। देखिए हम यहाँ पे रोमन एम्पायर की बात कर रहे हैं, अर्ली एम्पायर की बात कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि रोमन एम्पायर में पावरफुल लोग कौन कौन है, या फिर पॉलिटिकल पिलर्स कौन कौन है रोमन एम्पायर की, या कौन लोग हैं जो एक सुप्रीम पॉलिटिकल पावर जो है वो अपने हाथ में रखते हैं रोम के अंदर। तो हमने जितना सबसे फर्स्ट कौन है एम्पायर। अगर मैं एक सिंपल वर्ड में कहूँ दैट 3 पॉलिटिकल पिलर ऑफ रोमन एम्पायर, रोमन एम्पायर के 3 पॉलिटिकल पिलर्स कौन से हैं, या 3 जो है पॉलिटिकल की कौन सी है, तो वो है हमारे सामने फर्स्ट नंबर पे एम्परर जो कि एब्सोल्यूट पावर था, और अपने आप को लीडिंग सिटीजन जो है वो एक ऐसा प्रिंसिपल। सेकंड पे हमने देखा सीनेटर, सीनेटर में कौन लोग शामिल थे, फैमिली पीपल, फैमिली फैमिलीज जो है रोम की वो, या बाद में इटालियन डिसेंट के लोग थे, मनी लैंडर्स जो थे वो लोग शामिल थे। थर्ड नंबर पे कौन थे जिसके अंदर पॉलिटिकल पावर, थर्ड नंबर पे आती है मिलिट्री। अनलाइक द आर्मी ऑफ इट्स राइवल इन द पर्शियन एम्पायर व्हिच वाज अ कॉन्स्टिट्यूटेड आर्मी, the Romans had a paid professional army where soldiers had to put in a minimum of 25 years of service। देखिए अगर हम इसके कंटेम्परेरी एम्पायर की बात करें तो ईरानियन एम्पायर, इसको पर्शियन एम्पायर भी कहते हैं। इसी ईरानियन आर्मी में जो आर्मी थी वो थी कॉन्सेंट्रेट। कॉन्सेंट्रेट का मतलब कि ऐसी आर्मी जिसको जब जरूरत है फोर्सफुली जिसको रिक्रूट किया जा रहा है, कि जब भी जरूरत होगी मिलिट्री वालों की, लोगों को जब पकड़ के आर्मी में भर्ती करेंगे वो लड़ने के लिए जा रहे हैं, लड़ाई खत्म उसके बाद में उनको वापस छोड़ दिया जाता है। वहीं रोम जो है इसके अंदर क्या थी, प्रोफेशनल आर्मी थी, मीन सोल्जर्स है उनको पेमेंट होगा, उनको 25 ईयर्स की सर्विस है वो करना जरूरी है, और प्रोफेशनल आर्मी जैसे बात करते हैं। Indeed, the assembly of the paid army was the single feature of the Roman Empire. The army was the largest single organized body in the empire. 6 lakh soldiers by the 4th century। देखिए क्या चीज़ है, आर्मी जो है ये पेड आर्मी थी, इसको पेड किया जाता था, लेकिन फिर भी एक लार्जेस्ट सिंगल ऑर्गेनाइज बॉडी थी, क्योंकि एक सिंगल जो है कमांडर वो इनको ऑर्गेनाइज करता था। 6 लाख सोल्जर्स थे 4th सेंचुरी के आसपास, इतनी बड़ी आर्मी थी रोमन। एंड इट सर्टेनली हैड द पावर टू डिटरमाइन द फेट ऑफ द एम्पायर। और देखिए इतनी बड़ी आर्मी है तो ये एम्पायर्स का फैट भी डिसाइड करती है कि नेक्स्ट एम्पायर कौन बनेगा, हु विल बी द नेक्स्ट एम्पायर। कौन डिसाइड करता है, आर्मी की। आर्मी ने इसको सपोर्ट देगी तो डेफिनेटली सिंगल बॉडी जो है वो सपोर्ट आ रहा है, वही उसके चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो सोल्जर्स वुड कॉन्स्टेंटली हेजिटेट फॉर बेटर वेजेस एंड सर्विस कंडीशन। जो सोल्जर्स हैं वो
बेटर वेजेस और सर्विस कमीशन के लिए जो है कई बार बात करते थे, दिस एजुकेशन ऑफन टुक द फॉर्म ऑफ म्यूटिनी। ये जो ऑब्जेक्शन थे उनके, यानी जो ये कई बार मांग उठाते थे कि भाई इनको जो है उनकी तनख्वाह बढ़ाई जाए, इनको बेटर सर्विस कंडीशन प्रोवाइड की जाए, ये कई बार जो म्यूटिनीज के रूप में भी देखने को, यानी विद्रोह के रूप में, सोल्जर्स उनके म्यूटिनीज के रूप में भी देखने को मिली। द सोल्जर फेल्ट लेट डाउन बाय द जनरल्स और इवन देयर अंडर अगेन वर पिक्चर ऑफ द रोमन एम्पायर एंड आर्मी डिपेंड लार्जली ऑन द वे दे वर ordered by the senator and sympathy. The Senate had and feared the army because it was a source of often unpredictable violence, especially in the tense conditions of the 3rd century when government was supposed to tax more heavily to pay for its mounting military expenditure. देखिए क्या चीज़ हो रही है यहाँ पे, क्या कहना चाह रहा है, सिंपल से वर्ड में हम बात करें तो यहाँ सिंपल सी बात कही जा रही है कि जो आर्मी है वो एक सिंगल लार्जेस्ट बॉडी था, तो कई बार जो है ये लोग बेटर वेजेस के लिए और अच्छी कंडीशंस के लिए जो है आंदोलन करते थे, म्यूटिनीज भी हो जाती थी, कई बार दंगा फसाद भी हो जाता था। इस वजह से जो सीनेट है वो इनसे डरते भी थे और इनसे नफरत भी करते थे, क्योंकि इनके ऊपर जो है काफ़ी ज़्यादा खर्चा भी करना पड़ा था और ये सिंगल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन था जो कभी भी एक अनप्रेडिक्टेबल वायलेंस की तरफ जा सकता है। इसमें आगे देखिए हम बात करें टू सम अप द एम्परर, द एरिस्टोक्रेसी एंड द आर्मी वर द 3 मेन प्लेयर इन द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ द एम्पायर। देखिए सीधे शब्दों में हम बात करें तो एम्परर, सीनेट और आर्मी, ये तीन जो है मेन पॉलिटिकल प्लेयर थे रोमन हिस्ट्री में। द सक्सेस ऑफ द इंडिविजुअल एम्पायर डिपेंडेड ऑन द कंट्रोल ऑफ द आर्मी एंड व्हेन द आर्मीज वर डिवाइडेड द रिजल्ट यूजुअली वाज सिविल वॉर। किसी भी एम्पायर जो है इंडिविजुअल एम्पायर, उसकी सक्सेस किस पे बेसिस होती थी, उसकी सक्सेस होती थी कि वो आर्मी जो है उसको किस तरीके से कंट्रोल करता है, क्योंकि अगर कभी भी आर्मी जो है वो डिवाइड होती तो सिविल वॉर की सिचुएशन क्रिएट होती। सिविल वॉर मीन्स जब कंट्री के लोग आपस में ही एक दूसरे से उलझे, ना कि किसी दूसरे देश से लड़ाई करें, आपस में एक दूसरे से लड़ें, उसको कहते हैं सिविल वॉर। एक्सेप्ट फॉर वन नोटेरियस ईयर व्हेन 4 एम्पायर माउंटेड द थ्रोन इन क्विक सक्सेशन। सिर्फ एक बार ऐसा हुआ, देखिए 69 सेंचुरी में जब 4 एम्पायर जो है उन्होंने क्विक सक्सेशन किया। द फर्स्ट सेंचुरीज वर ऑन द होल फ्री फॉर सिविल वॉर एंड इन द सेंस रिलेटिवली स्टेबल। तो पहली जो 2 सेंचुरीज थी, फर्स्ट और सेकंड सेंचुरी, ये काफ़ी पीसफुल पीरियड था कि यहाँ पे ज़्यादा जो है स्ट्रगल्स हुई नहीं थ्रोन को लेके। सिर्फ 69 में जब 4 एम्पायर जो है वो थ्रोन के ऊपर सक्सेशन को लेके लड़ाई में आए थे, अदरवाइज बहुत पीसफुल पीरियड था ये शुरुआत की 2 सेंचुरीज का, फर्स्ट और सेकंड सेंचुरी का। सक्सेशन टू द थ्रोन वॉज बेस्ड एज फार एज पॉसिबल ऑन फैमिली डिसेंट, इधर नेचुरल और अडेप्ट। देखिए सक्सेशन यानी कौन नेक्स्ट एम्पायर बनेगा, एम्पायर के बाद में नेक्स्ट एम्पायर कौन बनेगा, ये किस पे बेस्ड था, ये बेस्ड था कि आप या तो नेचुरल एयर हो या फिर एडेप्टिव हो, लेकिन आपका फैमिली डिसेंट जो है वो कौन सा होना चाहिए, रॉयल फैमिली, यानी वो जो किंग है एग्जिस्टिंग उसकी फैमिली से आपको बिलोंग होना चाहिए। इसका एग्जाम्पल है टेब्रिस, जो कि सेकंड लॉन्ग लाइन था रोमन एम्पायर में, जो कि नेचुरल सन नहीं था ऑगस्टस का, लेकिन फिर भी उसको जो है रूलर बनाया गया। एक्सटर्नल वारफेयर वाज आल्सो मच लेस कॉमन इन द फर्स्ट सेंचुरी। ये जो पहले 2 सेंचुरी थी इनमें एक्सटर्नल वारफेयर भी जो है बहुत कम हो चुका था। एम्पायर जो है इनहेरिटेड किया गया था टेब्रिस से तरह ऑगस्टस, ये काफ़ी बड़ा था, तो उसको भी उसने संभालना सही समझा उसने, और अननेसेसरी एक्सपेंशन जो है उसके बारे में बोला नहीं। इनफैक्ट द ऑगस्टस एज इज रिमेंबर्ड एट द पीस shared after decade on international life and justice। देखिए ये जो पीरियड था ऑगस्टस का, इस ऑगस्टस के पीरियड में काफ़ी जो है पीस के लिए जो ये पीरियड जाना जाता है, और इसीलिए इसको जो है पैक्स रेमोना या पैक्स ऑगस्टा कहते हैं। पैक्स जो है ये लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है पीस स्टैंड होता है पैक्स के लिए। पैक्स रोमना मीन्स रोमन पीस और पैक्स ऑगस्टा मीन्स ऑगस्टस पीस। इसके बाद के टॉपिक जो है वो हम उधर क्लासेस में डिस्कस करेंगे। टिल देन हैव अ नाइस डे।